नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज मैं आप में से उन सभी लोगों के लिए जो कि टाटा के चाहने वाले हैं, और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर टाटा के दीवाने हैं, हमें आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। टाटा अल्ट्रॉज आई टर्बो जो है ये वाकई में एक स्पोर्टी कार है, चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा और बड़े वक्त के बाद एक टाटा कार चला करके एक बड़ी अच्छी स्पोर्टी, बड़ी ही रेवी फीलिंग आ रही है। और ये चीज़ जनरली हम लोग टाटा कार्स के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। टाटा की गाड़ियाँ बड़ी स्टर्डी होती हैं, बड़ी स्पेशियस होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन स्पोर्टी जनरली नहीं होती हैं। लेकिन इस बार टाटा ने अल्ट्रॉज में ये जो इंजन डाला है, ये आप में से जो एंथुसियास्ट हैं उन लोगों को बहुत रास आएगा। और आज मैं आपको इस नए इंजन, इस नए वेरिएंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये इंजन हमने पहले भी देखा हुआ है टाटा नेक्सॉन के अंदर। ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि टाटा अल्ट्रॉज जो है इसका वज़न कम है, इस गाड़ी का जो व्हील साइज़ है ये ज़रा अलग है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए इस इंजन को ज़रा अलग तरीके से ट्यून किया गया है। और चूँकि ये जो इंजन है ये अब काफ़ी वक्त हो गया है इस इंजन को आकर के, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, तो ज़्यादा रिफाइन भी इसे किया गया है। तो ये इंजन एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ एनहांसमेंट्स किए गए हैं और इन सब बदलावों के तहत इसे अब आई टर्बो यानी कि इंटेलिजेंट टर्बो का नाम टाटा ने दिया है। जो दूसरा इंजन यहाँ पर टाटा का आता है उसे टाटा रेवोट्रॉन कहता है, पेट्रोल वाला जो इंजन है इसे टाटा ने नाम दिया है आई टर्बो का। पावर और टॉर्क की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर 110 PS की पीक पावर बनती है 5500 RPM पर, और पीक टॉर्क जो है ये 140 न्यूटन मीटर्स की बनती है। बड़े ही वाइड बैंड में 1500 और 5500 के बड़े ही वाइड बैंड में ये पीक टॉर्क जो है प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही यूजेबल, बहुत ही बड़े वाइड बैंड में आपको ड्राइवेबिलिटी भी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी मिलेगा। अगर आप 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो टाटा का क्लेम है कि ये गाड़ी 0 to 100 लगभग 12 सेकंड्स में कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरह की दो और गाड़ियाँ आपके पास बाजार में उपलब्ध हैं। आपके पास Hyundai की रिसेंटली लॉन्च्ड i20 है, जहाँ पर आपको 1 लीटर टर्बो मिलता है, वहाँ पर आपको 120 PS की पावर और 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और आपके पास पोलो 1 लीटर टर्बो भी है, जहाँ पर आपके पास 110 PS की पावर और 175 न्यूटन मीटर्स का क्लास लीडिंग टॉर्क है। यहाँ पर अगर आप 0 to 100 टाइम्स को कंपेयर करें तो Hyundai i20 जो है वो लगभग 11 सेकंड्स में अपना 0 to 100 करती है, और पोलो जो है वो फास्टेस्ट है, वो सब 10 सेकंड्स में अपना टाइम जो है वो कंप्लीट करती है। लेकिन 12 सेकंड्स का टाइम भी काफ़ी अच्छा है। ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी क्विक महसूस होती है, इसका मिड रेंज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब आप इसे एक बार 3000 RPM के ऊपर लेकर के जाते हैं तो ये हवा से बातें करने लगती है, काफ़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करती है और असल में आपको ये गाड़ी चला करके बहुत मज़ा आएगा। अब मैं यहाँ पे पहले इंजन का जो कैरेक्टर है इसकी बात कर लेता हूँ। इसे अगर आपको किसी भी तरह का अगर मोशन का सेंस चाहिए आपको तो 1000 RPM के ऊपर रखना होगा, उसके नीचे इंजन जो है वो डेड होगा। ऑब्वियसली आइडलिंग से ज़रा ऊपर जो है आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलती है, उसके ऊपर आपको धीरे धीरे ज़रा रियश्योरिंग पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। 2000 RPM पर जाकर के इंजन ज़रा और स्मूथ हो जाता है, ज़रा एक सेंस ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आ जाता है। लेकिन 3000 RPM से लेकर के 5500 RPM जहाँ पर इस गाड़ी का लिमिटर भी आता है, वही इसकी पीक पावर का पॉइंट है और वहीं पर लिमिटर आता है। इस पूरे रेंज में आपको बड़ा ही सॉलिड, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन मिलता है और ये गाड़ी बहुत कीन लगती है एक्सेलरेट करने के लिए, काफ़ी फ्रीली रेव करती है और एक जो सेंस है एक्सेलरेशन का बहुत ही क्लियरली आप महसूस कर सकते हैं। तो इसे जब आप पेडल टू मेटल चलाते हैं तो आपको वाकई में मज़ा आता है। एक और ज़रूरी चीज़ जो शायद आप जानना चाहते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हर गियर में इस गाड़ी की स्पीड्स जो है पहले 3 गियर्स में, पहले गियर में 45 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड गियर में आपको ये 80 किलोमीटर्स पर आवर और थर्ड गियर में 132 किलोमीटर्स पर आवर तक लेकर के जाती है। और इसके अलावा अगर आप ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो 5th गियर में आप इसे 45 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रख सकते हैं, 4th गियर में आप इसे 40 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर रख सकते हैं, और 3rd गियर में ये कार जो है ये 25 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा की स्पीड्स पर बड़े आराम से चलती है। तो ट्रैक्टेबिलिटी भी किसी तरह की कोई इशू नहीं है। एक मामूली सा हल्का सा टर्बो लैग आपको ज़रूर महसूस होता है। जब तक आप 1800 RPM तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ऐसा लगता है कि जो इंजन है यहाँ पर थोड़ा और पंच हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब 2000
आरपीएम पर इस गाड़ी को सिटी में यूज़ नहीं कर सकते। ट्रैक्टेबल इंजन है, आपको सिटी में इसे चलाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हायर गियर्स में भी अगर आप इसे लो स्पीड पर चला रहे हैं तो आप चला सकते हैं। सिटी में भी ये गाड़ी रीजनेबली ट्रैक्टेबल है। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि स्टीयरिंग के अंदर भी ज़रा लाइवलीनेस है। ये स्टीयरिंग डेड या इनर्ट नहीं है। जब आप इस गाड़ी को तेज़ स्पीड पर चलाते हैं तो ये स्टीयरिंग बड़ा ही इन्वॉल्विंग फील करता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको कुछ और गाड़ियों में भी मिलता है, लेकिन जब तक स्टीयरिंग में फन ना हो, जब तक सस्पेंशन प्रॉपर्ली सेटअप ना हो, तब तक एक फास्ट गाड़ी को चलाने का मज़ा आपको प्रॉपर्ली नहीं आता है। और उस लिहाज से टाटा ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। ये जो स्टीयरिंग है ये आपको एक काफ़ी अच्छा इन्वॉल्विंग फील देता है। इसके साथ ही सस्पेंशन जो है ये ज़रा फर्म साइड पे है। स्लो स्पीड्स पर आपको ज़रा फर्म महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हैं 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे से प्लांट हो जाता है, बहुत अच्छे से जो सड़क के ऊपर अंडुलेशंस हैं इन्हें अपनी स्ट्राइड में लेता है, और उस स्पीड पर ये गाड़ी बहुत ही नेचुरल फील करती है। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी तेज़ चलने के लिए बनी है। हमने अल्ट्रोज पहले भी चलाई है और इसका सस्पेंशन जो है इससे पहले भी हमको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। टाटा ने यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के सस्पेंशन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो वज़न है ये टर्बो डालने के बावजूद ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है यहाँ पर। तो सस्पेंशन का जो सेटअप है ये ऑलमोस्ट सेम है। सस्पेंशन ज़रा फर्म है लेकिन फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्विंग है, और जब आप इसे स्पीड पर चलाते हैं तो ये आपको ऐसा महसूस नहीं होने देता कि आप कोई ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो कि वॉलोई है। ये गाड़ी काफ़ी रियश्योरिंग लगती है स्पीड पर। हल्का सा एक आपको बॉडी रोल महसूस होगा अगर आप इसे शार्प कॉर्नर्स पर बहुत तेज़ चला रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह का जो टेम्पलेट है इसके अंदर ये सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी अच्छे से फिट होता है, और शिकायत करने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रॉस के अंदर पेट्रोल वेरिएंट में 5 स्पीड गियर बॉक्स यूज़ किया गया है वही गियर बॉक्स यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। गियर शिफ्ट जो है ये रीजनेबली स्मूथ है। एक मामूली नॉचनेस ज़रूर है यहाँ पर। ये सेगमेंट लीडिंग गियर शिफ्ट क्वालिटी नहीं है। Hyundai और फोक्सवैगन के अंदर जो मैनुअल गियर शिफ्ट्स हैं वो मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हैं, तो वो एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये गियर शिफ्ट जो है ये रबरी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही मामूली सा नॉचनेस है, बट ओवरऑल ये जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर जो दूसरी 2 गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको पोलो में 18.24 और Hyundai i20 में 20.25 की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। यहाँ पर जो फ्यूल एफिशिएंसी नंबर हमारे साथ शेयर किया गया है वो है 18.13 की MPL। अब इन तीनों ही गाड़ियों में ये जो नंबर है ये कहने को सबसे कम है 18.13 की MPL के साथ, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, और अगर आप इसे पोलो के साथ कंपेयर करें मेरे ख्याल से तो ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको वहाँ से बेटर मिलेगी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी है ये भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आप एक ओपन हाईवे पर चला रहे हैं जहाँ पर आपने अगर सिटी मोड एंगेज कर रखा है तो वहाँ पर आपको 19 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। स्पोर्ट मोड में भी आपको ईजिली 17-18 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी हाईवे पर, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी रिलेटेड। सिटी में अगर आप इसे चला रहे हैं तो आपको लगभग 14 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नंबर है इस तरह के एक पावरफुल इंजन के लिए। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है यहाँ पर आपको उस बारे में किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और चीज़ें जो हम लोग जनरली टाटा के बारे में बात करते हैं जब तो उभर के सामने आती हैं, इंजन का रिफाइनमेंट कैसा है। हमने ये देखा है कि टाटा के जो पेट्रोल इंजन थे वहाँ पर जो पावर डिलीवरी थी वो ज़रा इनकन्सिस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ। ओवरऑल रिफाइनमेंट जो है वो मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता है। 3,500 RPM के बाद एक ज़रा हल्का सा ग्रफनेस आपको महसूस होता है, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर। और ओवरऑल जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन जो है वहाँ पर रिफाइनमेंट ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वो कहने के बावजूद इस गाड़ी का अपना जो रिफाइनमेंट है वो मेरे ख्याल से शिकायत करने जैसा नहीं है। काफ़ी काम किया है टाटा ने यहाँ पर, और बहुत ही फ्रीली ये गाड़ी रैव करती है। 5,500 RPM तक जो टॉर्क है उसका फ्लो आप महसूस कर सकते हैं, और इस बड़े ही बेहतरीन सस्पेंशन के साथ, इस बड़े ही इन्वॉल्विंग स्टीयरिंग के साथ मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ये चूँकि एक टाटा है तो इसकी कीमत भी काफ़ी रीज़नेबल होगी। तो जो लोग स्पोर्टी और प्रैक्टिकल कार्स का एक कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रास आएगी। यहाँ पर ये बटन यूज़ करके आप स्पोर्ट और सिटी मोड्स में से चूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को चलाने का असली मज़ा जो है वो स्पोर्ट मोड में ही है। वहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो गाड़ी है क्या करने के लिए बनी है। जो पंच है इसका मिड रेंज के अंदर वो आप क्लियरली महसूस कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप इस गाड़ी को प्रॉपर्ली एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाएं, क्योंकि सिटी मोड में जो परफॉर्मेंस है वो कुछ हद तक ज़रा नीचे हो जाता है। वो उतना बेहतरीन तरीके से आपको नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं और आपको अगर फ्यूल एफिशिएंसी पे नज़र रखनी है तो आप सिटी मोड को यूज़ करें, अदरवाइज़ आप स्पोर्ट मोड को यूज़ करें। और उस मोड में आपको टाटा एल्ट्रॉज अगर पसंद है तो ये और ज़्यादा पसंद आएगी। कहना ना होगा कि टाटा ने ये जो इंजन डाला है ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है और काफ़ी स्पोर्टी भी है, और इसे चला करके वाकई में मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो मित्र हैं टाटा मोटर्स के अंदर उनको, कि उन्होंने ये जो सेटअप यहाँ पर डाला है ये काम कर रहा है बहुत अच्छे से। और जो एंथुसियास्ट हैं आप में से उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर के आएगा। इंसुलेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, बाहर की किसी तरह की कोई आवाज़ मुझे अंदर महसूस नहीं हो रही है। और जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं, अगर आप इंसुलेशन के तौर पर बात करें, चाहे वो टायर नॉइज़ की बात हो, चाहे एम्बिएंट नॉइज़ की बात हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो बधाई के पात्र हैं हमारे मित्र टाटा मोटर्स में। और ये जो गाड़ी है ये डेफिनेटली जो टाटा एल्ट्रॉज ने अपना एक स्थान बनाया है उस स्थान को और बड़ा करेगी, और इसके जो चाहने वाले हैं, इसके जो फैंस हैं, उनका नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ेगा इस गाड़ी के मार्केट में उतरने के बाद। दोस्तों, बाहरी स्वरूप इस गाड़ी का जो है वो अल्ट्रॉज जो स्टैंडर्ड गाड़ी है वैसा ही है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। एक जो नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर वो ये है कि इस आई टर्बो वेरिएंट में आपको ये हार्बर ब्लू जो है ये नया कलर मिलेगा। और इसके अलावा जो पहले 5 कलर्स यहाँ पर आते थे वो भी आपको पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। XZ और XZ प्लस वेरिएंट्स में अब आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ भी ऊपर नज़र आएगी, जो कि एक और नया चेंज है। उसके अलावा जो सारे फीचर्स और जो डिज़ाइन आपको नॉर्मल अल्ट्रॉज में मिलता है वही यहाँ पर मिलेगा। व्हील साइज़ सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। अगर आपको अल्ट्रॉज आई टर्बो को उसके रेवट्रॉन वर्जन से डिफ्रेंशिएट करना है तो जो अकेला चेंज है वो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, ये है आई टर्बो की बैजिंग। उसके अलावा ये गाड़ी पूरी तरह से सेम है एक्सेप्ट फॉर द न्यू कलर एंड द ब्लैक रूफ। यहाँ पर आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं, XE, XM, XM प्लस, XT और XZ के साथ साथ XZ प्लस। और यहाँ पर XT वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड फीचर्स के ऊपर आई टर्बो में मल्टी ड्राइव मोड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको स्पोर्ट और सिटी मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा XZ वेरिएंट में आपको ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ, 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स, और XZ प्लस के अंदर 2 ट्वीटर्स और मल्टी ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा अंदर जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड अल्ट्रोज जैसी ही हैं। हर एक वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं ये आपको फ़िलहाल स्क्रीन पर नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हर एक वेरिएंट में आपको कौन कौन से फ़ीचर्स मिलेंगे। तो उस लिहाज से आप अपना फेवरेट वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, जहाँ तक इंटीरियर की बात है तो प्राइमरीली अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो ये इंटीरियर जो है ये जो नॉर्मल अल्ट्रॉज आती है वैसा ही है। यहाँ पर कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। एक जो बदलाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो है ये बटन, जिससे कि आप स्पोर्ट और सिटी मोड्स में से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 टोन डैशबोर्ड आपको मिलता है। ये टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको हरमान का ऑडियो सिस्टम मिलता है। बहुत ही अच्छा ऑडियो सिस्टम है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 2 ट्वीटर्स भी नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बैंड मिलता है, जिसके द्वारा आप अगर मिसाल के तौर पे समुद्र में स्विमिंग करने जा रहे हैं तो आपको चाबी को हटाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके द्वारा आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और बूट रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपको 5 स्टार एनकैप रेटेड सेफ्टी मिलती है। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा सेफ़ हैचबैक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस कूल फंक्शन मिलता है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि मल्टी डेक है। यहाँ पर ऊपर एक अलग लेवल है, नीचे अलग लेवल है। यहाँ पर कप होल्डर्स भी हैं, साथ ही ये कूल्ड भी है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये डिजिटल है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर हेडलाइट्स और वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं, लेकिन ये जो मिरर है ये यहाँ पर ऑटो डिमिंग नहीं है। पैसेंजर साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, और यहाँ पर आपको एक सनग्लासेस होल्डर मिलता है जो कि फिक्स्ड है। ये यहाँ पर लाइट है। आपको आर्मरेस्ट के नीचे कुछ स्पेस मिलेगा। सामने आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, एक USB सॉकेट है,
और इसके साथ ही यहाँ पर एसी जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर लेदरेट सीट्स मिलती हैं विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। ट्रिपल एरो डिज़ाइन जो कि आजकल टाटा अपने डिज़ाइन में काफ़ी हद तक इस्तेमाल करता है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। डोर पैनल्स में आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। एक बड़ी 1.5 लीटर की वाटर बॉटल यहाँ पर बड़े आराम से आ सकती है। जो क्वालिटी है मटेरियल्स की ये काफ़ी अच्छी है। जो फिनिश है वो मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये स्टीयरिंग जो है ये टिल्ट एडजस्टेबल है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको 1 टच अप ड्राइवर्स विंडो मिलती है, एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं। तो ये जो सारी फीचर्स हैं इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले रिव्यू में भी बताया है, और ये जो सारी फीचर्स हैं ये इसे काफ़ी फीचर रिच गाड़ी बना करके सामने लाती हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पेशियस है, और जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। वायरलेस चार्जिंग और अगर यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार टैग मिलती है, जिसमें आपको IRA यानी आयरा जो है ये एक ऐप है जिसके द्वारा आप अपने फ़ोन से अपनी गाड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आयरा में आपको अप टू 27 यानी 27 फीचर्स मिलती हैं और 70 कमांड्स आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को दे सकते हैं। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस है। हालांकि जो नई i20 आई है वहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो और भी ज़्यादा फीचर रिच है, लेकिन ये भी अपनी प्राइसेस के हिसाब से, कीमत के हिसाब से बहुत ही फीचर रिच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और ये जो 2 ट्विटर हैं इनके द्वारा अब ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर और भी ज़्यादा पहले से बेहतर हो गई है। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मुझे गर्मी लग रही है, एसी को 18 पर सेट किया जा रहा है, मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप हिंदी कमांड्स यूज़ करके भी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। हमेशा की तरह ये एक टाटा कार होने के कारण यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बीच में किसी तरह का कोई हम्प नहीं है। पीछे आपके पास AC वेंट्स है, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, और हेडरूम भी यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, लेकिन ये सीट्स जो हैं ये 60-40 स्प्लिट नहीं है। बीच में एक बड़ा आर्मरेस्ट मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पर कप होल्डर्स आपको नहीं मिलते हैं। आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, और इस पूरे सीट को आप इस तरीके से नीचे गिरा करके और भी ज़्यादा स्पेस अगर चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा एक और जो उल्लेखनीय बात यहाँ पर है वो ये है कि बूट स्पेस यहाँ पर आपको सेगमेंट के सबसे बड़े बूट स्पेसेस में मिलता है। 345 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि सिर्फ जैज़ से ही कम है। उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आती हैं उन सबसे ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। तो एक बड़ी फैमिली को बड़े वीकेंड पर साथ लेकर चलने के लिए ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। आगे की तरह पीछे भी डोर पैनल्स में आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, और एक काफ़ी बड़ी बॉटल यहाँ पर बड़े आराम से आ सकती है। तो कंफर्ट, स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से टाटा अल्ट्रॉज़ इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। और इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ पहले भी बताया, तो आप मेरा पिछला रिव्यू देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक एक डिटेल इस गाड़ी के बारे में मिल जाएगी। तो अगर आप और ज़्यादा इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अब दोस्तों, अल्ट्रॉज़ हमेशा से ही एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन रही है, और इस गाड़ी का अगर आप रेवोट्रॉन इंजन देखें तो वहाँ पर आपको 5.5 लाख रुपीज़ से 8 लाख रुपीज़ तक की कीमत की रेंज मिलती है। अगर आप इसे कंपेयर करें इसके i20 और पोलो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, तो पोलो में आपको जो कीमत है वो 7 to 8 लाख रुपीज़ की मिलती है अगर आप देखने जाएँ जो मैनुअल वर्जन है वहाँ पर। और अगर आप i20 देखें तो वहाँ पर आपको 9 to 10 लाख रुपीज़ तक का वेरिएशन मिलता है। अगर इन कीमतों के समीकरण को मैं एनालाइज़ करूं तो मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है इसकी कीमतें अभी तक हालांकि रिलीज़ नहीं हुई हैं, और जब ये रिलीज़ होंगी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगभग 6.5 लाख रुपीज़ से 9 लाख रुपीज़ के बीच में इसके सारे वेरिएंट्स जो हैं वो वैरी करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बेस वेरिएंट की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत 8.5 to 9 लाख रुपीज़ तक जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको टाटा अल्ट्रॉज़ आई टर्बो के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो सारी आपको मिली। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।